रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेप्टाइड के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि पेप्टाइड क्या चीज़ है, इसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो पेप्टाइड्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड लेस देन 50 अमीनो एसिड चेन। आपसे कोई पूछे पेप्टाइड क्या चीज़ है तो हम कहते हैं कि अमीनो एसिड जब लिंक होंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर ये इस चेन में अमीनो एसिड की तादाद 50 से कम हो तो इसको हम फिर कहेंगे पेप्टाइड्स कहेंगे। तो पेप्टाइड्स की फिर टाइप से डाई पेप्टाइड किसे कहते हैं, जिसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ट्राई पेप्टाइड 3 अमीनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ओलिगो पेप्टाइड में 3 से लेके 10 अमीनो एसिड हो सकते हैं, ये एक चेन होगा। पॉलीपेप्टाइड में 10 से लेके 50 अमीनो एसिड हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास अमीनो एसिड है, जनरल अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड है। ये दोनों आपस में लिंक होंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप मिलके वाटर लॉस करेगा, इससे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसको अमाइड लिंकेज भी कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपेप्टाइड because it has 2 amino acid and 1 peptide bond। अभी हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन। आपको पता है कि इंसुलिन जो है ना एक हार्मोन है और ये सीक्रेट होगा पेंक्रियास से, लबलबा से। और इस हार्मोन में 2 चेन होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें एक में 30 अमीनो एसिड और दूसरे चेन में 21 अमीनो एसिड होंगे। और इंसुलिन जो है ना, इसका काम क्या है? इसका काम ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो इस ज़्यादा ग्लूकोज को एक्सिस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते देता है ग्लाइकोजन में। और ये स्टोर होगा लिवर इन कलेजी में एंड मसल पट्टों में स्टोर होगा। तो इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इफ दिस इंसुलिन इज एब्सेंट or its deficiency of insulin causes diabetes mellitus। अगर इसकी कमी आ जाए तो फिर शुगर की बीमारी होगी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट पेप्टाइड है वो आपके पास ग्लूकागॉन है। ये भी एक हार्मोन है, ये पेंक्रियास से सीक्रेट हो। जिस तरह इंसुलिन पेंक्रियास से सीक्रेट होता है तो इस तरह ग्लूकागॉन भी सीक्रेट होता है। इसमें 29 अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। इसका फंक्शन जो है ना इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट है कि इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा था और ये ग्लाइकोजन जो स्टोर था इससे वापस फ्री ग्लूकोज बनाता है। इसका काम जो है ना इट वर्क्स इन फास्टिंग कंडीशन। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो, हंगर स्टेट में हो, हंगर, तो उस वक्त जो है ना ये ग्लूकागॉन जो है ना ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है और आपकी जो ब्लड है उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखता है। अगर ये ग्लूकागॉन ना हो तो फिर ब्लड का ग्लूकोज लेवल फास्टिंग स्टेट में नॉर्मल नहीं रहेगा। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पेप्टाइड है वो है ग्लूटाथायोन। ये ग्लूटाथायोन जो है ना इसको हम GSH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके सामने किधर लिखा हो GSH, इसका मतलब है ग्लूटाथायोन, तो ये आपके पास एक पेप्टाइड है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड में अमीनो एसिड होते हैं, उसकी तादाद 50 से कम होती है। तो ये आपके पास ट्राई पेप्टाइड है। इसमें 3 अमीनो एसिड होंगे और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। और ये 3 अमीनो एसिड में जो है ना, पहला जो अमीनो एसिड है वो है गामा ग्लूटामाइन, एक ग्लूटामेट है, सिस्टीन है और ग्लाइसिन है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है
ग्लूटाथायोन की वो ये है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड अल्फा पेप्टाइड नहीं है। जितने भी आपके पास और हम प्रोटीन डिस्कस करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बताते हैं तो उसमें अल्फा बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड है वो है गामा पेप्टाइड। तो इसलिए पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। तो इन ग्लूटाथायोन द ग्लूटामेट इज लिंक्ड टू सिस्टीन अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, टू इट्स गामा कार्बोक्सिल ग्रुप इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बोक्सिल। देखिए जरा, ये मेरे साथ स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट का, इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन इसके साथ एक तरफ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन इसका अल्फा कार्बन, उसके साथ जो वाला कार्बन है वो बीटा है, उसके साथ वाला जो कार्बन है वो गेमा है। तो देखिए अल्फा के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और गामा के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर है सिस्टीन का। सिस्टीन इज आल्सो अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब ये दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे तो ये सिस्टीन का जो अमीनो ग्रुप है ये इस गामा कार्बोक्सिल के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। देखिएगा, तो ये जो बॉन्ड है CONH ये गामा कार्बोक्सिल और सिस्टीन की अमीनो ग्रुप के दरमियान बन गया। इसलिए हमने कहा था कि इट इज गामा ग्लूटामाइल। गामा ग्लूटामाइल मीन ग्लूटामिक एसिड का जो गामा कार्बोक्सिल है वो लिंक होगा सिस्टीन के साथ। जब ये लिंक हो जाए तो फिर इसके साथ ग्लाइसिन मिल जाएगा, इसके साथ ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइसिन ने बॉन्ड बनाया तो ये 3 अमीनो एसिड हो गए, एक आपके पास ग्लूटामेट, एक है सिस्टीन और तीसरा है ग्लाइसिन। तो इट इज कॉल्ड गामा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन और सिंपली कॉल्ड GSH। ग्लूटाथायोन जो है ना ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिड्यूस फॉर्म में और ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें 3 चीज़ें थी, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। तो जो सिस्टीन अमीनो एसिड है उसका जो सल्फर है SH ग्रुप, तो 2 ग्लूटाथायोन मिलके जो है ना ये ऑक्सीडाइज होके H लॉस करेगा, सही। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन, तो इससे ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन बन गया। जब ये रिड्यूस हो जाए तो इस फॉर्म में आएगा। अब इन दोनों की अहमियत क्या है ना, तो इसका अगर आप देख लें कि ग्लूटाथायोन जो है ना ये को एंजाइम के तौर पर भी काम करता है मुख्तलिफ एंजाइम में। जैसे एक एंजाइम में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना ये आपके पास एक केमिकल है, केमिकल मैसेंजर है। जब किसी जगह पर चोट लगती है तो वहाँ पर ये केमिकल प्रोड्यूस होता है और ये केमिकल मैसेज देता है और सेल्स को कि वहाँ पर आ जाए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए जो एंजाइम होता है उसको प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज कहते हैं। उसके लिए ग्लूटाथायोन को एंजाइम के तौर पर काम करता है। दूसरी बात ये कि जिन प्रोटीन में एसिड ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप सल्फाइडल ग्रुप की वजह से वो काम करते हैं, तो अगर ये एसिड ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज हो जाए और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए तो वो प्रोटीन या वो एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं। तो कौन इस ग्रुप को बचाता है ऑक्सीडेशन से? ग्लूटाथायोन। मतलब ये कि ग्लूटाथायोन जो है ना उस वक्त अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन इस ग्रुप को बचाएगा। यानी सेल्फ हाइड्रोजन ग्रुप प्रोटीन में भी है और सेल्फ ग्रुप हाइड्रोजन ग्लूटाथायोन में भी है। जब जिस्म के अंदर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाते हैं तो वो ग्लूटाथायोन जो है ना अपनी कुर्बानी देके इन प्रोटीन को बचा लेता है। तो इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ हाइड्रोजन ग्रुप सेवरल प्रोटीन टू डाइसल्फाइड। अगर प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया तो फिर वो काम करना छोड़ देगा। इसी तरह ग्लूटाथायोन स्पेशली इसका रिड्यूस फॉर्म GSH, वो रेड ब्लड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है ना एक बाइकनकेव शेप है इसका। तो ये सेल मेम्ब्रेन बाइकनकेव शेप, इसकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ग्लूटाथायोन कंट्रोल कर रहा है। अगर ग्लूटाथायोन की मिकदार कम हो जाएगी रिड्यूस फॉर्म की सेल मेम्ब्रेन में रेड ब्लड सेल में, तो फिर ये
सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगा, इसका शेप खराब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जब भी सेल के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आती है तो वो पहले ग्लूटाथियोन को ऑक्सीडाइज करेगी, तो सेल बच जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बच जाएगा। दूसरा, सेल में रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, आयरन +2 स्टेट में है, इसको फेरस कहते हैं। तो अगर फेरस से +2 से +3 बन गया तो फिर हेमोग्लोबिन को फिर हेमोग्लोबिन कहते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो किस चीज ने आयरन +2 को इस फेरस फॉर्म में रखा है, वो ग्लूटाथियोन है। अगर ये ना होता तो आयरन +2 जो है ना आयरन +3 में चला जाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। चौथा इसका जो रोल है वो है डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। इस के अंदर जो है ना जो पेरोक्साइड बनते हैं वो पेरोक्साइड बड़े खतरनाक होते हैं, प्रोटीन को भी वो ऑक्सीडाइज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को भी खराब करते हैं। तो ग्लूटाथियोन जो है ना कुर्बानी दे के ये खुद सेक्रीफाइस होगा, ये अपनी कुर्बानी देगा और अपने रिड्यूस फॉर्म से जो है ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा और सेल को जो है ना खतरनाक पेरोक्साइड से बचा लेगा। ये याद रखिए, ग्लूटाथियोन दोबारा जो है ना ये ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में आ सकता है। ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन इसकी मिकदार जो है ना ये कांस्टेंट रहती है सेल को बचाने के लिए। ऑक्सीटोसिन जो है ना ये आपके पास हार्मोन है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है दिमाग में होता है, हाइंड ब्रेन में होता है। इसके 2 पार्ट है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन पैदा होते हैं, एक का नाम ऑक्सीटोसिन है, दूसरा का नाम वैसोप्रेसिन है। दोनों में 9 अमीनो एसिड होते हैं, तो इसको नोना पेप्टाइड भी कहते हैं कि इसमें 9 अमीनो एसिड है। ऑक्सीटोसिन जब ब्रेन में प्रोड्यूस होता है तो ब्लड के जरिए ये यूट्रस में आता है और यूट्रस में फिर वो कंट्रक्शन करता है। ड्यूरिंग लेबर जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। दूसरा, ये मिल्क प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है, इसकी वजह से मिल्क जो है ना वो पैदा होता है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी है। एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, डाययूरेटिक कहते हैं पेशाब को। तो ये ब्रेन में पैदा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर ब्रेन से ये आता है ब्लड के जरिए से किडनी में अटैक करता है। इसमें भी 9 अमीनो एसिड होते हैं। किडनी को ये बताता है कि आपने जो है ना जब किडनी में ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें जो फिल्ट्रेट होती है इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये किडनी को कहता है कि आप इस फिल्ट्रेट से वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब करें। तो जब ये रीअब्जॉर्ब करेगा तो जिस्म में जो है ना आपके पास सोडियम भी दोबारा आएगा, तो इससे ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा और यूरिन कम से कम बनेगा। इसलिए इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको लोग हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हैं, उसके लिए जो टैबलेट इस्तेमाल होती है तो उसके खाने से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की मिकदार जो है ना वो फिर कम सिक्रीट होती है। जब ये कम पैदा होती है तो फिर किडनी जो है ना यूरिन को ज़्यादा पैदा करता है और उस मरीज को फिर पेशाब आता है। जब पेशाब वो मरीज कर ले तो फिर उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर किसी बंदे में बिल्कुल ये हार्मोन कम पड़ जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर उसको एक बीमारी होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा डायबिटीज मिलेटस, वो तो शुगर है, इसको हम कहते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब आपके जिस्म में छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा बनेगा, इसलिए ज़्यादा बनेगा कि किडनी उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए कि हार्मोन नहीं है। कौन सा हार्मोन? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं है। तो ये हार्मोन की कमी से फिर ये बीमारी हो सकती है। एंजियोटेंसिन जो है ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेप्टाइड है। तो ये 2 फॉर्म में होता है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 लिवर में सिंथेसाइज होता है, इसमें 10 अमीनो एसिड होते हैं। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, उसमें 8 अमीनो एसिड होता है। इसकी कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अब इसका फंक्शन क्या है? जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो ये आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको तंग करता है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए वेसो कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? वो चीज़ जो ब्लड वेसल को तंग करती है, इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं वेसो कंस्ट्रक्शन।
और जो चीज़ें ब्लड वेसल को कोल्ड देती है इसको वेसोडायलेशन कहते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ना वेसो कंस्ट्रक्टर है, इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह एंजियोटेंसिन 2 है, तो फिर डॉक्टर उसको जो है ना एक दवाई देता है। वो दवाई जो है ना या तो कैप्टोप्रिल होगी या इनलप्रिल होगी। इसके खाने से क्या होता है, ये जाएगी और इस एंजाइम को ख़राब करेगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगी। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो फिर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा।